हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 11 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, इससे पहले इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूं मैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने का बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। सो यहाँ पे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा सम करना कंपल्शन नहीं होता है। आप जितना भी सम करेंगे उसमें आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो कैसे? सो लेट्स सी हाउ वी कैन स्कोर इन फाइनल अकाउंट्स। सो फाइनल अकाउंट्स का जो सम है टोटल 12 मार्क्स का है। ये 12 मार्क्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला पोस्टिंग, दूसरा एडजस्टमेंट और तीसरा टैली। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ पोस्टिंग करके आते हैं तो 5 to 6 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसे करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के स्पेसिमेन आने चाहिए, जो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे आप आसानी से ये तीनों स्पेसिमेन बाय हैड कर सकते हैं। ठीक है, विद इन सम मिनट्स आप ये अच्छे से बाय हैड कर सकते हैं। और फिर आज का पार्ट होगा हमारा एडजस्टमेंट का, यानी आज की वीडियो में खास हम एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो अगर यहाँ तक की बात हो जाए तो आप आराम से 10 मार्क्स तो आप एग्जाम में ला ही सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैं एडजस्टमेंट लिस्ट पढ़ाऊंगी उसमें 7 to 8 ऐसी एडजस्टमेंट्स है जो आपको आनी ही चाहिए, नॉट ओनली ऑन द लेवल ऑफ 11th स्टैंडर्ड बट ऑल्सो फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। मिनिमम ये 7 to 8 एडजस्टमेंट ऐसी है जो अगर आती है तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और बात करते हैं टैली की। तो यहाँ टैली 2 मार्क्स के लिए रहेगा, यानी कि सम को टैली करना रहेगा। तो अगर आप टैली भी छोड़ते तो 10 मार्क्स तो डेफिनेटली आप आराम से ला सकते हैं। हमने देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में 5 to 6 मार्क्स की तैयारी हमारी हो चुकी है। जिन्होंने भी हम इससे पहले वाला वीडियो ना देखा हो, मैं उनके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, सो दैट आप पहले स्पेसिमेन का वीडियो देखिए एंड देन आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेसिमेन अगर इतना आसान है तो एडजस्टमेंट्स भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, सो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फाइनल अकाउंट का इम्पोर्टेंस एंड स्पेसिमेंस देखे थे हमने, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के। आज के वीडियो में हम आगे के 4 से 5 मार्क की तैयारी करेंगे, जिसमें है लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स और उन्हें याद करने की आसान टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम सबको पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट आखिरकार है क्या। तो एडजस्टमेंट और कुछ नहीं है, जो हम साल भर से करते आ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का काम। तो एडजस्टमेंट में भी ट्रांजैक्शन ही होते हैं। तो ट्रांजैक्शन कैसे? तो ये ट्रांजैक्शन एट द ईयर एंड ही हो रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर में नहीं हुए हैं, ये टेक प्लेस करते हैं ईयर एंड में। तो एडजस्टमेंट क्यों कहा जाएगा? तो बट ऑब्वियस है कि अगर ये ईयर एंड में हुए, यानी इनका रिकॉर्डिंग अभी भी हुआ नहीं है, नॉट येट रिकॉर्डेड। तो अगर आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे तो आपको ऑलरेडी जो हमने अकाउंट साल भर लिखा है उसमें इन्हें जगह देनी है। ठीक है, तो इन्हें जगह देनी है, यानी ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो हमारे अकाउंट्स है वहाँ उन्हें हम एडजस्ट करेंगे, ये नए ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, दिस इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज एडजस्टमेंट, क्योंकि ऑलरेडी लिखे हुए अकाउंट्स में उन्हें हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। 2 इफेक्ट क्यों होते हैं? तो उसका भी आंसर है कि हम डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि जब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है तो एक चीज़ डेबिट होती है और दूसरी चीज़ क्रेडिट होती है। तो जब ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर हुआ हो या ईयर एंड में हुआ हो सॉरी रिकॉर्ड तो दोनों टाइम पे ही करना पड़ेगा, वो भी डबल एंट्री सिस्टम से। सो डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट जब आप देते हो तो इसीलिए ट्रांजैक्शंस के कितने इफेक्ट हो जाते हैं? 2 इफेक्ट हो जाते हैं। अब ये 2 इफेक्ट कैसे याद रखने मैं बता दूँ, इसका भी एक सिंपल सा तरीका है। वो सिंपल सा तरीका ये है कि जो 2 इफेक्ट है ना, इनका आंसर फिक्स है। अगर पहला इफेक्ट ट्रेडिंग में होगा तो दूसरा बैलेंस शीट में होगा, ये भी फिक्स है। पहला इफेक्ट अगर प्रॉफिट एंड लॉस में होगा तो दूसरा बैलेंस शीट में होगा, ये भी फिक्स है। और ज़्यादातर टाइम यही 2 पैटर्न फॉलो होती है। ठीक है, एक आधा 2 एडजस्टमेंट है जहाँ ये पैटर्न फॉलो होती है कि पहला इफेक्ट अगर ट्रेडिंग में हुआ है तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। बाकी सारी एडजस्टमेंट के लिए पैटर्न
यही वाली फॉलो होने वाली है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एडजस्टमेंट लिस्ट। अब एडजस्टमेंट लिस्ट जो मैंने बनाई है ये कुछ मैंने इसे हेडिंग वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आप याद रखो कि मुझे इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। आप भले ही पूरी लिस्ट ना करो। तो पहली 2 एडजस्टमेंट ऐसी है जिसे मैंने कंपलसरी एडजस्टमेंट नाम दिया है। ये वो 2 एडजस्टमेंट है जो 11th ही नहीं, 12th ही नहीं, आप आगे किसी भी स्टैंडर्ड में जब अकाउंट्स पढ़ोगे, वो भी फाइनल अकाउंट पढ़ोगे, ये 2 एडजस्टमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो हर एडजस्टमेंट को याद करने का आपके पास एक ही सिंपल तरीका है, वो है समझ के लेना, ठीक है। जैसे ही आप समझ जाएंगे आपको कभी भी दोबारा से ये एडजस्टमेंट लिस्ट की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग यानी ईयर एंड में, स्टॉक यानी कि वो गुड्स जो अभी तक बेचे गए नहीं है, यानी इस साल वो बिके नहीं, तो इसे हम नेक्स्ट ईयर बेचेंगे, नॉट टू वरी। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने हमारे पिछले वीडियो में भी देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट स्पेसिफिकली गुड्स का अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड? तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड फिक्स है। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी तक हमारा स्टॉक जो है ये बिका नहीं है, ये हमें बेच के पैसा मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो मैंने यहीं पे आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर एक इफेक्ट ट्रेडिंग में जाता है तो दूसरी बैलेंस शीट में ही जाती है, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट वो है जो अगेन 11वीं और 12वीं दोनों के पेपर में आती है, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट का मतलब क्या होता है? असेट की वैल्यू कम होना। आप जब डेली बेसिस पे एसेट को यूज़ करते हो तो एसेट को यूज़ करने की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे बस वही चीज़ याद रखना है कि डेप्रीसिएशन यानी एसेट की वैल्यू कम होना, और एसेट की वैल्यू कम होना यानी कि आपको एसेट में से माइनस करना है। तो एसेट कौन सा? तो आपके क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर वे में दिया रहेगा, डेप्रीशिएट फर्नीचर, डेप्रीशिएट बिल्डिंग, डेप्रीशिएट लैंड, डेप्रीशिएट लूज टूल्स, डेप्रीशिएट कंप्यूटर, ऐसा सब क्लियरली दिया रहेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वो एसेट में जाके क्या करना है, जो परसेंटेज दिया है उतना माइनस करना है। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा पी&एल डेबिट में, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम होना आपके लिए लॉस हो जाता है, तो पी&एल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। सेकेंड कैटेगरी है हमारा आउटस्टैंडिंग या अनपेड या एक्रूड का। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पैसा देना था पर हमने दिया नहीं है, यानी ये पैसा हमसे रह गया है देना। तो अगर वो रह गया है तो इट डजेंट मीन कि ईयर एंड होने के बाद आप उसे कभी नहीं दोगे, नेक्स्ट ईयर में जाके आप उसे दोगे। तो ये ईयर यानी करंट ईयर में इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी? तो जब भी आपके क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक्सपेंसेस बोला जाए, आपको क्या करना है? प्लस करना है। कहाँ जाके? एक्सपेंसेस में जाके। अब जैसे आप बोलोगे कैसे पहचानेंगे, तो क्लियरली दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यानी ये जो खर्चा है ये ट्रेडिंग में भी हो सकता है और पी&एल में भी हो सकता है। कौन सी साइड? डेबिट साइड पे। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्योंकि ये पैसा हमारा देना बाकी है। जो चीज़ देनी बाकी हो वो हमारे सर पे बोझ बन जाती है। सेकेंड एडजस्टमेंट इसके अंदर है, इस कैटेगरी में, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम। जब इनकम शब्द यूज़ होता है ना तो एक्रूड वर्ड यूज़ होता है। तो एक्रूड और आउटस्टैंडिंग यानी कि यहाँ पे पैसा देना नहीं, पैसा मिलना बाकी है। तो वो एक चीज़ तो याद रखनी है, जब भी आउटस्टैंडिंग आएगा तो करना तो प्लस है, ठीक है। ये इनकम आपको पी&एल में मिलेगी और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। थर्ड कैटेगरी है प्रीपेड, प्री रिसीव्ड या एडवांस। प्रीपेड का मतलब होता है हमने एडवांस में पैसा किसी को दे दिया। प्री रिसीव्ड का मतलब है किसी और से हमें एडवांस में पैसा मिला। तो प्रीपेड या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, इसका इफेक्ट होगा कि पहले हमें माइनस करना होगा एक्सपेंस में से। ये एक्सपेंस ट्रेडिंग या पी&एल कहीं पे भी हो सकता है। जैसे उन्होंने बोल दिया प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी, प्रीपेड टेलीफोन, या फिर आएगा प्रीपेड सैलरी। तो आपको बता दिया कि प्रीपेड क्या है, तो बस आपको सैलरी या रेंट या वेजेस जो भी दिया रहेगा वहाँ जाके माइनस करना है जो अमाउंट दी होगी वो। और सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट के असेट में, ठीक है, क्योंकि ये पैसा हमने एडवांस दिया है तो हमारे आगे का थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्री रिसीव्ड इनकम, यानी ऐसा इनकम जो एडवांस में हमें मिला है। तो ऐसे केस में तो पहला आंसर है माइनस ही करना है। प्री रिसीव्ड यानी एडवांस में जो भी मिला हो वो माइनस होता है,
P&L में से होगा। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का मतलब बोझ होता है, तो आप बोलेंगे इनकम बोझ कैसे हुआ। तो जो चीज़ आपको बिना मेहनत की मिलती है वो बोझ ही होती है। जैसे कि आपने अभी तक कोई काम नहीं किया फिर भी सामने वाले ने आपको पैसा दे दिया, तो जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक वो लायबिलिटी बनेगी। जब काम कर दोगे तो वो बन जाएगी आपकी इनकम। ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स, कैटेगरी है गुड्स। गुड्स में भी दो एडजस्टमेंट है। गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोपराइटर यानी कि ओनर, उसने अपने ही बिजनेस से कुछ गुड्स निकाले और पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है। तो अब इसका इफेक्ट, जब भी गुड्स शब्द आएगा ना तो पहला आंसर ट्रेडिंग ही होगा। बस याद रखना है कि ट्रेडिंग में कौन सी साइड आएगा। तो गुड्स अगर आ रहा है तो डेबिट में, गुड्स अगर बिजनेस के बाहर जा रहा है तो क्रेडिट में। तो यहाँ पे गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़ का मतलब होता है कि जो ओनर है वो अपने ही बिजनेस से गुड्स निकाल के लेके जा रहा है, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। और सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि ये ड्राइंग्स है, ये कैपिटल से माइनस हो जाएगा। और कैपिटल आपको कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में मिलेगा। सेकेंड है एडजस्टमेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यानी इस बार गुड्स को आपने फ्री में बांटा है, तो अगेन बिजनेस के बाहर गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में तो आएगा ही आएगा। और दूसरा P&L के डेबिट में आएगा, क्योंकि आप गुड्स जो फ्री में बांटते हो उसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट ये P&L में आती है। ये वो एडजस्टमेंट है जिसमें मैंने कहा था कि एक आंसर ट्रेडिंग और दूसरा P&L होगा, बैलेंस शीट नहीं। देखो इससे पहले हमने जो भी एडजस्टमेंट देखी उसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में ही गया है। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा डेटर्स का। डेटर्स में दो एडजस्टमेंट है, न्यू बैड डेट या फर्दर बैड डेट बोलते हैं उसको, और दूसरा है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट का मतलब होता है कि समझो आपने जो गुड्स बेचे हैं उधार पे, तो जिसको आपने बेचा है गुड्स वो आपका डेटर होता है, और वो डेटर ने अब पैसा देने से मना कर दिया, बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं खुद कंगाल हो गया। तो ऐसे केस में वो जो डेटर है हमारा वो बन जाएगा बैड डेट, यानी उतना पैसा हमें कम आएगा। और वही रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है, और यहाँ पे ना आंसर ढूंढने का तरीका पहले से दे दिया है, डेट्स। डेट्स यानी ये एडजस्टमेंट डेटर्स से जुड़ी हुई है। ठीक है। और डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने उधार पे गुड्स बेचा है। और डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि हमें कुछ डेटर्स के ऊपर डाउट है कि उनसे भी हमें पैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट कर चुके होंगे। ठीक है। और बैड डेट क्या होता है, पता चल गया है कि पैसा नहीं आने वाला है। और डाउटफुल में क्या होगा कि हमें लग रहा है कि पैसा नहीं आएगा। दोनों ही केस में हमें क्या हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है या नहीं आने वाला है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, डेटर्स से जाके माइनस करेंगे, और डेटर्स बैड डेट के बैलेंस शीट के असेट में मिलेगा। और सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि ये नुकसान है, ये P&L के डेबिट में जाएगा। तीसरा एडजस्टमेंट डेटर्स से जुड़ा हुआ वो है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जिसे हम RFDD भी कहते हैं। ठीक है। अब जो RFDD होती है इसमें क्या होगा कि समझो पहले मैंने बैड डेट्स को हटाया, बैड डेट्स के बाद जो डेटर्स बचा था उनमें से कुछ के ऊपर मुझे डाउट था, उन्हें भी हटाया। हटाने के बाद अब जो डेटर्स बचे हुए हैं वो हमारे अच्छे डेटर्स हैं। तो जो अच्छे डेटर्स होते हैं ना, अगर वो जल्दी आके पैसा देंगे तो हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, तो इसीलिए ये भी डेटर्स से माइनस हो जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। ठीक है। ये एडजस्टमेंट डेटर्स वाली खास करके याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में बैड डेट, RDD और RFDD तीनों दिया हो तो हमेशा पहले बैड डेट होना चाहिए, फिर RDD होनी चाहिए, फिर RFDD होनी चाहिए। आप इसका सीक्वेंस नहीं बदल सकते। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जैसे हमने किसी को गुड्स उधार पे बेचा तो वो डेटर होता है, तो हमने किसी से गुड्स खरीदा उधार पे तो वो क्रेडिटर होता है। जैसे हमने डेटर के बारे में आशंका जताई कि भाई अगर ये अच्छा डेटर है, जल्दी आके पैसा दे देगा, तो हमें उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। वैसे ही हमारे क्रेडिटर के पास हम जाएंगे, अगर टाइम से पहले गए तो हम भी तो डिस्काउंट मांगेंगे, तो ये डिस्काउंट हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें डिस्काउंट मिल जाएगा तो उतने से हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा, यानी कि लेस क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में मिलेगा क्रेडिटर, और क्योंकि ये फ़ायदा है P&L के क्रेडिट में जाएगा। और आज की हमारी लास्ट कैटेगरी है
वो है इंटरेस्ट। आपको याद रखना है, इंटरेस्ट किसी भी चीज़ का हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो, इंटरेस्ट कोई भी हो, इसका एक आंसर प्रॉफिट एंड लॉस ही रहेगा। बस आपको याद रखना है कि डेबिट रहेगा या क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझने के लिए यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले जो ओनर है, ओनर ने बिजनेस को अगर पैसा दिया तो उसे कैपिटल के नाम से बिजनेस लिखेगा। ठीक है, और हम अकाउंट्स किसके लिखते हैं? बिजनेस के ही लिखते हैं। तो बिजनेस उसे क्या लिखेगा कि हमें कैपिटल मिला। बिजनेस इस पैसों को इस्तेमाल करेगा, और जब वो इस्तेमाल करेगा तो बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि देने वाला बिजनेस है, जिसको मिल रहा है वो ओनर है। तो बिजनेस के लिए ये खर्चा है और ओनर के लिए ये इनकम है। तो ऐसे केस में बिजनेस अपना खर्चा दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और ओनर अपना इनकम दिखाएगा कैपिटल में जोड़ के, यानी कैपिटल में प्लस करके, जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। इसी का उल्टा होता है ड्राइंग्स। जैसे कि ओनर को अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो किसके पास से लेगा? बिजनेस के पास से, अपने ही बिजनेस के पास से। ठीक है, तो अब ओनर की जिम्मेदारी है, यानी जब ओनर ने पैसा लिया तो ये हो गया ड्राइंग्स, और अब क्या हो जाता है कि यही ओनर की जिम्मेदारी है कि अगर वो पैसा यूज़ कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो बिजनेस को दे। यानी ये चीज़ बिजनेस के लिए इनकम हो गई और ओनर के लिए खर्चा हो गई। ठीक है, तो बिजनेस अपनी इनकम अगेन पीएनएल में दिखाएगा, बट पीएनएल के क्रेडिट में, क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट में एक्सपेंसेस जाते हैं, तो यहाँ पे जब डेबिट हो रहा है तो ये एक्सपेंस के तौर पे हो रहा है, जब क्रेडिट हो रहा है तो ये इनकम के तौर पे क्रेडिट हो रहा है। एंड सेकेंड इफेक्ट, कैपिटल से लेस करेंगे, जैसे यहाँ पे ऐड कर रहे थे, यहाँ लेस करेंगे। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये थे सारे हमारे जो एडजस्टमेंट्स है जो सम में यूज़ होते हैं। ठीक है, आप एक बार इसे अच्छे से समझ लीजिए, आपको डेफिनेटली आगे कभी भी ये बाय हार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करें कॉमर्स ड्रिल को, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए, इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ हाउ वी कैन सॉल्व द सम ऑफ फाइनल अकाउंट्स। कैसे एक फाइनल अकाउंट का सम आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बस उसकी कंडीशन यही है कि आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के स्पेसिमेन जो है वो अच्छे से आने चाहिए, और यहाँ पे दिए गए एडजस्टमेंट की लिस्ट आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें आती है तो सम सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, चाहे साल कोई भी हो, चाहे आप 11वीं में हो, 12वीं में हो, FY हो, SY हो, TY हो। अगर आपको ये दो चीज़ें आती है तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।